अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक नॉवल करने लगे हैं अल्केमिस्ट, जिसको लिखा है पॉलो कोएल्हो ने। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे सबसे पहले पॉलो कोएल्हो की बायोग्राफी, उसके बाद हम लोग नॉवल की प्लॉट समरी करेंगे, थीम्स करेंगे, करेक्टर्स करेंगे और सिम्बोलिज्म करेंगे जो नॉवल में यूज़ हुआ है। सबसे पहले पॉलो जो अल्केमिस्ट है उसको 1988 में लिखा गया था, जो फर्स्ट एडिशन था उसको पॉलो कोएल्हो ने लिखा था और इसको इंग्लिश में फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट किया गया 1993 में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक करना। अगर अभी मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। अब बगैर टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी बायोग्राफी के साथ, पॉलो कोएल्हो की बायोग्राफी के साथ। तो ही वॉज बॉर्न इन रियो, ब्राज़ील में ये पैदा हुए थे अगस्त 1947 में, और इनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो थी पोर्चुगीज़। जो हमारा नावल है अल्केमिस्ट, वो भी ओरिजिनली पोर्चुगीज़ में ही लिखा गया था और बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, और इसको अभी तक 72 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। इनके फादर जो थे पेड्रो कोएमा कोएल्हो डी सूजा, वो एक इंजीनियर थे। और इन्होंने क्या किया था अब कि जो पॉलो कोएल्हो थे उनको शुरू से ही लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट इनके फादर इनको साइंसेस की तरफ या कुछ और प्लान्स थे इनके फादर के अपने सन के लिए। पर जब पॉलो कोएल्हो ने लिटरेचर को नहीं छोड़ा तो इनके फादर को लगा कि ये मेंटली इल है, ये इसकी मेंटल इलनेस है। और इन्होंने क्या किया था कि जब 17 ईयर्स के थे पॉलो कोएल्हो, तो इनको उस टाइम पे 2 दफ़ा मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी सेशंस के लिए। और इसके बाद जब इन्होंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया था पॉलो कोएल्हो ने, तब भी एक दफ़ा दोबारा इनको इस सेशन के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था। ये शुरू से एक्सप्लोरर थे, ट्रैवलर थे। इनको ट्रैवल करना और चीज़ों को, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और यही हमें दिखता है इनके आगे चल के इनके वर्क्स के अंदर। इन्होंने सबसे पहला जो अपना वर्क लॉन्च किया था वो एक मैगज़ीन थी 2001 में। इन्होंने 2001 उसका नाम था जिसको इन्होंने लॉन्च किया था, इनकी फ़र्स्ट मैगज़ीन। उसके बाद इन्होंने म्यूज़िक के लिए लिरिक्स लिखना स्टार्ट कर दिए, और ये जो ब्राज़ील की म्यूज़िक इंडस्ट्री थी उसका एक बड़ा नाम बन गए थे, और ये काफ़ी टाइम तक म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए काम करते रहे थे। और फिर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए। ये जो थी मतलब सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी, और ये ब्राज़ील में लोगों के राइट्स वगैरह के लिए लड़ते थे। और इस टाइम पे क्या हुआ था कि ये जो पूरी मेंबर्स थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबको जेल हो गई थी, और उसके 2 दिन बाद ही पॉलो को भी किडनैप कर लिया गया था। मिलिट्री ने किडनैप कर लिया था और इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, मतलब एक पूरे ग्रुप ने इनको टॉर्चर किया था बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन तो ख़त्म हो गई। फिर क्या हुआ कि पॉलो कोएल्हो ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, मतलब उसी तरह से म्यूज़िक में भी काम स्टार्ट कर दिया, जर्नलिज्म में भी काम स्टार्ट किया। और लेकिन जब वो 26 ईयर्स के थे तो इनकी लाइफ में एक लाइफ में इनका ना एक चेंज आया बहुत ज़्यादा, कि ये एक स्ट्रेंजर से मिले जिस बंदे ने इन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसे ही मिले, और फिर 2 मंथ बाद एक कैफ़े में इत्तेफाकन तौर पे दोबारा से उससे मिले, और तब उस बंदे ने इन्हें कहा कि आपको जो है ये सब कुछ छोड़कर आपको दोबारा से कैथलिज़म को पढ़ना चाहिए, कैथलिज़म को पढ़ो, मैजिक को पढ़ो। और उन्होंने साथ इन्हें एडवाइस किया था एक पिलग्रिमेज पे जाने का भी। तो फिर उसके बाद ये पिलग्रिमेज पे गए, और उस सफ़र के दौरान इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। और उसके बाद इन्होंने अपना फ़र्स्ट नावल लिखा द पिलग्रिमेज, और फिर फर्स्ट नावल के बाद इन्होंने अपना एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नावल लिखा द अल्केमिस्ट। मुश्किल नावल था, और लेकिन पॉलो कोएल्हो कहते हैं कि इन्होंने इस नावल को जब लिखना शुरू किया था तो 2 वीक्स के अंदर ही ये नावल कंप्लीट हो गया था, और ये इनका बेस्ट नावल माना जाता है पॉलो कोएल्हो ने। लेकिन जब इन्होंने ये नावल जब फर्स्ट टाइम ये नावल पब्लिश किया गया तो इसकी सिर्फ 900 कॉपीज़ सेल हुई थी, और जो पब्लिशर्स थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम इससे आगे और पब्लिश नहीं करेंगे उस नावल को, क्योंकि ये सेल ही नहीं हो रहा। लेकिन फिर उसके बाद जब पॉलो कोएल्हो का थर्ड नावल आया ब्रेडा, तो ये नावल इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि लोगों ने पॉलो कोएल्हो के दूसरे वर्क्स को पढ़ना शुरू किया, और इस तरह से लोगों ने द अल्केमिस्ट को दोबारा से पढ़ा, और द अल्केमिस्ट जो है वो ब्राज़ील का बेस्ट सेलिंग नावल बन गया था।
और जो पोलो कोएल्हो हैं वो ब्राज़ील के बेस्ट सेलर राइटर। इसके बाद भी ये रुके नहीं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क्स लिखे थे। ये तो हो गई इनकी बायोग्राफी। अब हम स्टोरी की प्लॉट समरी की तरफ चलते हैं। तो हमारी स्टोरी जो है इसके 2 पार्ट्स हैं और एंड पे एक छोटा सा एपीलॉग भी है। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में बताते हैं कि एक शेफर्ड होता है जिसका नाम सैंटियागो होता है, और वो एक बहुत टूटी हुई पुरानी सी चर्च में एंटर होता है। उस चर्च के बिल्कुल बीच में एक सेकमोर ट्री होता है, और वहाँ की जो छत होती है वो बिल्कुल टूटी हुई मतलब थोड़ी थोड़ी बीच में से टूटी होती है, और उसमें से थोड़ी थोड़ी लाइट मून की अंदर आ रही होती है। सैंटियागो जो है, ये जो सेटिंग है वो साउदर्न स्पेन की एक सिटी है एंडलूसिया, उसकी है। और जो सैंटियागो होता है वो उसके हाथ में बुक्स भी होती हैं, और वो पढ़ना लिखना जानता होता है। उसकी जो लाइफ स्टोरी पहले की होती है वो ये होती है कि उसकी एक फैमिली होती है, फादर होते हैं, मदर होती है, जिनके साथ वो रहता होता है। लेकिन उसकी विश होती है कि वो ट्रैवलिंग करे, वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करे। तो वो अपने फादर से इस बारे में बात करता है, और उस टाइम पे ये दूसरी लैंग्वेजेस को पढ़ रहा होता है और थियोलॉजी को पढ़ रहा होता है, क्रिश्चियनिटी को भी पढ़ रहा होता है। तो उसके फादर इसको कहते हैं कि हम लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। उसके फादर का अपना भी ड्रीम होता है कि वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, लेकिन उसका फादर उसे बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ शेफर्ड्स कर सकते हैं। तो सैंटियागो कहता है कि ठीक है, मैं एक शेफर्ड बनना चाहता हूँ। तो उसका फादर उसको परमिशन दे देता है, और उसके फादर ने उसके लिए जो भी पैसे वगैरह इकट्ठे किए होते हैं वो उसको दे देता है कि ये लो, इससे तुम अपने लिए जाकर एक भेड़ों का रिवर ख़रीदो और चले जाओ। तो बस इस तरह से सैंटियागो वहाँ से निकलता है और वो फिर शेफर्ड बन जाता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा रास्तों से, मतलब वो एंडलूसिया की हर कोने कोने से वाकिफ़ होता है। इसमें क्या होता है, सैंटियागो ये जो दिन होता है इससे 4 दिन बाद, 1 साल पहले सैंटियागो तरीफा गया होता है। वहाँ पे उसने अपनी भेड़ों की जो वूल होती है वो एक वूल मर्चेंट को सेल की होती है। अब वो 1 साल पहले क्या हुआ था, सैंटियागो बैठ के सोच रहा है कि 1 साल पहले जब वो वहाँ पे गया था शॉप पे, तो उसने अपनी सारी भेड़ें उस मर्चेंट को दी थी। उसके बाद वो वहाँ पे बैठ गया था, और फिर मर्चेंट की एक बेटी आई थी उसके पास, और वो उसकी बेटी से बातें वगैरह करना शुरू हो गया, और 1 घंटा वो लोग बात करते रहे, और सैंटियागो को वो टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सैंटियागो को यही लगता था दैट ही हैज़ फेल इन लव विद हिज डॉटर। तो वो अब इंतज़ार कर रहा था कि मैंने 1 साल बाद दोबारा उस लड़की से जाके मिलना है, और वो सोच रहा था कि मैं उससे शादी करूँगा उसके फादर से पूछ कर। लेकिन फिर वो साथ परेशान भी था कि क्या उसका फादर अलाउ करेगा एक शेफर्ड से उसकी शादी। खैर, अभी वो यही सोच रहा होता है कि उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाता है। अब जब वो सोता है तो वो क्या देखता है, एक ऐसा ख्वाब जो उसको कुछ दिन पहले भी आया था, और बिल्कुल उसी तरह से आया था। अब उस ख्वाब में क्या होता है कि सैंटियागो खड़ा होता है, और सैंटियागो के सामने एक ग्राउंड होता है। उस ग्राउंड में मतलब घास वगैरह होती है, और उधर उसकी सारी जो शीप्स होती हैं वो खा रही होती हैं घास वगैरह। तो उतने में एक बच्चा आता है और उसकी शीप के साथ खेलना शुरू हो जाता है, बच्ची होती है। तो सैंटियागो को पहले अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो बच्ची होती है, इस वजह से वो लव कर देता है। उतनी देर में क्या होता है कि वो जो बच्ची होती है वो सैंटियागो के पास आती है, सैंटियागो के हाथ पकड़ती है, और एकदम से नेक्स्ट मोमेंट वो लोग इजिप्ट के पिरामिड्स के पास पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे जब वो लोग जाते हैं, वहाँ पे वो बच्ची एकदम उसके हाथ छोड़ती है पिरामिड्स के पास, और उसको कहती है कि तुम्हारा ट्रेयर है यहाँ पे। और जैसे ही वो बच्ची उसको बताने लगती है कि तुम्हारा ट्रेयर कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, वैसे ही उसकी आंख खुल जाती है। पिछली दफ़ा भी इसी मोमेंट पे सैंटियागो की आंख खुली थी, इस दफ़ा भी इसकी इसी मोमेंट पे आंख खुलती है। अब सैंटियागो कहता है, सोचता है कि क्या वाकई में कोई ट्रेजर होगा ऐसा मेरे लिए जो रखा होगा। तो वो फिर डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग एक जिप्सी के पास जाएगा, और उससे जाके मतलब उसको जाके अपना ख्वाब सुनाएगा और उससे पूछेगा। अब वो तरीफ़ा में ही एक जिप्सी होती है, औरत होती है, उसके पास जाता है। उसको जाके बैठ के मतलब उससे थोड़ा डरता भी है ये, लेकिन उसको अपना सारा ख्वाब वगैरह बताता है। और वो औरत उसको कहती है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगी इसका मतलब, तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हें जब ख़जाना मिलेगा तो उसका जो 10वां हिस्सा होगा वो तुम मुझे दे दोगे। मेरे से वादा करो, और इसके बदले मैं अभी जो ख्वाब की तुम्हें बता रही हूँ, मतलब मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूँगी। सैंटियागो मान जाता है। वो उसको बताती है कि अगर तुम ट्रैवल करके जाओ सारा डेजर्ट में, तो तुम्हारे लिए एक ट्रेयर रखा गया जो तुम्हारा है, तुम्हारा डेस्टिनी है वो ट्रेयर, वो पिरामिड्स में तुम्हें मिलेगा अगर तुम चले जाओ तो।
सैंटियागो पहले हंसता है, बिलीव नहीं करता, फिर वो उसका सुन के ख्वाब का मतलब वो वहाँ से चला जाता है। अब वो जब वहाँ से जाता है तो उसको एक बूढ़ा वो उसके हाथ में जो बुक होती है, उसने नई जो बुक ली होती है, वो बुक बैठ के वो पढ़ने लगता है। तो उसके पास एक बूढ़ा आदमी आके बैठता है और उससे बुक की बातें करते करते ही उससे पर्सनल बातों में इन्वॉल्व हो जाता है। और वो जो बंदा होता है वो अपना नाम उसको बताता है, मेल्चीजेडेक, और कहता है मैं सेलम से आया हूँ और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारा जो ट्रिगर है वो कहाँ पे है। जब वो बताता है ट्रिगर के बारे में तो एकदम से जो होता है सैंटियागो, वो ऐसे हो जाता है कि मैंने तो उसको कोई अपने ड्रीम के बारे में नहीं बताया। तो वो सोचता है कि ज़रूर उस जिप्सी का हस्बैंड होगा जो कि आया है मुझे जो कि मुझसे आया है लेने, मतलब लूटने के लिए आया है मुझे। तो वो सैंटियागो से पूछता है और तुम मुझे बदले में मुझसे क्या लोगे। तो वो आगे से सैंटियागो को कहता है कि मैं बदले में तुम्हारा जो तुम्हारी शीप्स का फ्लॉक है उसमें से जो उसका 10th हिस्सा है वो मैं लूँगा तुमसे। यहाँ पर सैंटियागो को कंफर्म हो जाता है अपनी तरफ से कि हाँ ये उसी जिप्सी का हस्बैंड है जो दोनों मिलकर मुझे लूटना चाह रहे हैं। तो सैंटियागो उसको मना कर देता है, कहता है नहीं मुझे नहीं जानना ना कि कहाँ है मेरा ख़जाना। तो वो उसको ऐसे ही मजाक समझता है। लेकिन मेल्चीजेडेक इसको बताता है, उसकी कुछ पास्ट की बातें बताता है जिससे सैंटियागो बहुत ज़्यादा एकदम इम्प्रेस हो जाता है। और फिर सैंटियागो इससे पूछता है कि तुम कौन हो ना। तो मेल्चीजेडेक इसको कहता है कि मैं हर उस जगह पे जाता हूँ जहाँ पे कोई बंदा कंफ्यूज हो रहा होता है अपने डेस्टिनी के बीच में और उसके बीच जो रास्ता होता है उसको, मतलब कि वो अपने डेस्टिनी तक पहुँचे या ना पहुँचे, इस बात पे जो कंफ्यूज हो रहा होता है मैं उसके पास पहुँच जाता हूँ। कहते हैं मैंने तुमसे पहले भी बहुत लोगों को हेल्प की है अपना डेस्टिनी अचीव करने में, तो मैं इस वजह से तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम हो कौन। वो उससे कहता है कि मैं बादशाह हूँ सैलम का, आई एम द किंग ऑफ सैलम। इस पे भी सेंटियागो बिलीव नहीं करता। खैर, लेकिन जो बातें उसने बताई होती हैं सेंटियागो को कि ऐसे ऐसे तुम्हारा पास्ट है और ये तुम्हारे माइंड के अंदर थॉट्स हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है सेंटियागो और मजबूर हो जाता है उसकी बातों पे बिलीव करने के लिए। इसके बाद क्या होता है कि सेंटियागो को वो कहता है कि तुम जाओ अपना जो है कल अपने पास कुछ पैसे इकट्ठे कर लेना और जो 10th हिस्सा है तुम्हारे फ्लॉक का वो ले आना, तुम वो मुझे देना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा ट्रिगर कहाँ पे है। तो नेक्स्ट डे होता है, सेंटियागो जाता है अपना जो 10th हिस्सा होता है फ्लॉक का वो एक तरफ करता है और बाकी जो 9 हिस्से होते हैं उनको बेच के पैसे इकट्ठे कर लेता है ताकि सफ़र वगैरह के लिए उसके पास पैसे हों। अब सेंटियागो क्या करता है, उसके पास जब मेल्चीजेडेक के पास नेक्स्ट डे वो आता है तो मेल्चीजेडेक से पूछता है बताओ अब मेरा ट्रिगर कहाँ पे है। आगे से मेल्चीजेडेक कहता है वो पिरामिड, इजिप्ट में पिरामिड्स हैं गीज़ा के, उनके पास है, वहाँ तुम जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा। सेंटियागो कहता है कि ये सारी बात तो मैं पहले ही जानता था, लेकिन फिर मेल्चीजेडेक कहता है बट मैंने तुम्हारा माइंड बनाया है, ये सब कुछ मतलब तुम तो माइंड तुम्हारा बना ही नहीं हुआ था कि मैं जाऊंगा या मैं अपना ट्रिगर लूँगा, तो मैंने तुम्हारा माइंड बनाया, तो मुझे इसके लिए पेमेंट मिलनी चाहिए। अब क्या करता है सेंटियागो उसको फ्लॉक का 10th हिस्सा दे देता है और फिर मेल्चीजेडेक अपना जो उसने ऊपर कपड़ा लिया होता है वो हटाता है और नीचे उसने एक गोल्ड प्लेट पहनी होती है, गोल्ड चेस्ट प्लेट, और उसके अंदर 2 स्टोन्स लगे होते हैं। जो स्टोन्स वो उतार कर उन्हें उसे दे देता है सेंटियागो को। ये स्टोन्स के नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगी, ये दोनों स्टोन्स के नाम थे। एक जो होता है वो दोनों स्टोन्स उसको देता है और कहता है कि ये स्टोन्स जब तुम कोई डिसीजन ना ले पा रहे हो तो ये दोनों स्टोन्स तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुमने अपने सारे रास्ते में तुम ओमेंस को फॉलो करते रहना, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम ठीक जा रहे हो या नहीं जा रहे, या तुमने क्या कब क्या करना है, वो सारा तुम्हें बताते रहेंगे। सेंटियागो इस बात पे उसको थैंक यू करता है, मतलब जितनी भी उसने हेल्प की होती है, और इसके बाद सेंटियागो चला जाता है अपने एक बोट लेता है और तंजीर पहुंच जाता है नॉर्दर्न अफ्रीका। अब वहाँ पे मतलब ये अपना सफ़र तो अपना स्टार्ट कर चुका है अपनी जितनी इसके पास मनी थी उसके साथ। अब जब ये तंजीर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जाते ही एक कैफ़े में पहले तो उसको मतलब सारे लोग डिफरेंट होते हैं, मतलब सारे इजिप्शियंस होते हैं, अफ्रीकन्स होते हैं, तो वहाँ पे कोई ये लैंग्वेज नहीं बोल रहा होता। अब क्या होता है कि एक कैफ़े में वो एंटर होता है, वहाँ पे उसे एक बंदा मिलता है, एक यंग मैन होता है जो उसी की लैंग्वेज बोल रहा होता है। अब उससे मिलकर ये बड़ा खुश होता है, ये कहता है कि मतलब कोई तो है जो उसको सारा कुछ इसको हेल्प कर सकता है। ये जाके उस बंदे से बात करता है, वो बंदा भी देखता है कि ये स्ट्रेंजर है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है,
तो वो इसको कहता है कि तुम ना मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ कैमल रेंट करने में, और मैं तुम्हें डेजर्ट सारा पार करा सकता हूँ, मैं तुम्हें उधर पिरामिड्स तक ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम ना अपने पास जितने भी पैसे वगैरह हैं वो तुम मुझे दे दो, मेरे पास रखवा दो, क्योंकि तुम यहाँ के लोगों को नहीं जानते, यहाँ के लोग जो हैं वो तुमसे पैसे ले लेंगे तुम्हारे। इसी मोमेंट पे क्या होता है ना कि जो कैफ़े का ऑनर होता है वो आता है और गुस्से में ना कुछ बोलना शुरू हो बंदे को, तो वो एकदम से लेता है सेंटियागो को और बाहर चला जाता है, और बाहर जाके भी वो कहता है कि जो कैफ़े का ऑनर था ये तुमसे तुम्हारे पैसे खींचना चाह रहा था, बट तुम ये मुझे दे दो। और इस तरह से सेंटियागो राज़ी हो जाता है, ना चाहते हुए भी अपने पैसे उसको देता है, और सेंटियागो को सारा टाइम डर लगा होता है भाग ना जाए, और वही होता है जो सेंटियागो को लग रहा होता है। अब सेंटियागो की अब तक की जितनी भी कमाई थी एज अ शेफर्ड वो सब कुछ जा चुकी है। अब ना तो वो आगे जा सकता है, आगे का सफ़र कर सकता है, ना ही वो वापस जा सकता है, बट वो डिसाइड यही करता है कि किसी तरह उसके पास कहीं से पैसे आ जाए कि वो बस वापस जाके ना एज अ शेफर्ड दोबारा अपनी लाइफ स्टार्ट कर सके। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको एक शॉप मिलती है क्रिस्टल्स की। ये शॉप में आता है, देखते हो शॉप में जो लगे होते हैं ना क्रिस्टल्स वो थोड़े गंदे हुए होते हैं, तो इसको भूख भी लगी होती है। ये जो शॉप का ऑनर होता है मर्चेंट, उससे कहता है कि मैं आपके सारे क्रिस्टल्स को साफ़ कर दूंगा बहुत अच्छे से ताकि ये लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करें, बट बदले में आप प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे देना कि मैं खाना खा लूँ। तो आगे से जो मर्चेंट होता है वो कहता है कि तुम ये साफ़ कर दो, मैं तुमसे ना सिर्फ मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा पैसों के बजाय। तो वो कहता है ठीक है, वो एग्री हो जाता है, वो उसके सारे क्रिस्टल्स को साफ़ कर देता है अच्छे से। उसके बाद मर्चेंट उसको अपने साथ एक शॉप पे लेके जाता है, वहाँ बैठाता है और वहाँ पे खाना खिलाता है। अब मर्चेंट उसको बताता है कि तुम अगर क्रिस्टल्स ना भी साफ़ करते हैं तो भी मैंने खाना मतलब किसी भूखे को मैंने खाना खिलाना था, मेरे पास पैसे पड़े हुए थे, तो अब वो मैं तुम्हें खिला दूंगा। तो वो आगे से पूछता है कि आपने क्यों किसी को खाना खिलाना था ना, सेंटियागो पूछता है उससे। मर्चेंट उसे बताता है क्योंकि ये मेरा रिलीजन है, मेरा रिलीजन ये कहता है कि किसी भूखे को खाना खिलाओ। अब क्या होता है, इसी तरह से ये लोग थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं और थोड़ा सा इनमें एक थोड़े से फ्रैंक होते हैं। तो उसके बाद सेंटियागो उसको बताता है कि मुझे पैसे चाहिए और मैंने वापस जाना है अपने सिटी, और वापस जाके मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मर्चेंट इसको कहता है कि तुम मेरी शॉप पे काम करो, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए, तुम जितना टाइम काम करोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूँगा और तुम वापस अपने सिटी चले जाना। अब यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा जो स्टार्ट होता है वो वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे सेंटियागो क्रिस्टल शॉप पे काम कर रहा होता है। वो शॉप पे टोटल 11 मंथ्स और 9 डेज़ रुकता है, और इस टाइम के दौरान वो उस शॉप को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देता है। ये होता है कि पहले मर्चेंट इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर रहा होता, लेकिन जब वहाँ पे सेंटियागो काम करना शुरू करता है तो वो इतने अच्छे से वहाँ पे काम करता है कि वो सारे क्रिस्टल्स को भी ज़्यादा साफ़ करता रहता है, उनको अट्रैक्टिव बनाता रहता है, वो बहुत अच्छे से डील करता है कस्टमर्स के साथ। फिर सेंटियागो मर्चेंट को एडवाइस करता है कि क्यों ना वो एक डिस्प्ले शोकेस बना दें, को शोकेस बना के क्रिस्टल्स को उसके अंदर बाहर रख दे शॉप के, ताकि जो लोग आते जाते हैं उनको ये क्रिस्टल्स नज़र आएँ। अब जाहिर है हर कोई बंदा तो शॉप के अंदर नहीं आता। पहले मर्चेंट उसको मना करता है कि नहीं, बाहर तो मेरे क्रिस्टल्स टूट भी सकते हैं या गुम भी हो सकते हैं। तो वो कहता है कि आप रिस्क लेना पड़ता है, जब आपको कुछ अर्न करना हो, जब आपको कुछ चाहिए हो तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। इसमें मर्चेंट उसकी बात मान जाता है और वो एक डिस्प्ले केस बना देता है बाहर शॉप के। उसके बाद क्या होता है, इसी बीच मर्चेंट बताता है कि मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं जाऊं और जाकर उम्रा या हज करूं, मक्का जाऊं मैं, लेकिन मैं नहीं जाता कि अगर मेरे पास पैसे भी हैं और मेरे पास अब तुम भी हो कि तुम शॉप को संभालो, और मैं जा भी सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चला गया तो इसके बाद मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा कि मेरे पास कोई डेस्टिनी ही नहीं होगा। तो यहाँ पे सेंटियागो को बहुत ज़्यादा ये बात वो होती है कि उसका भी एक डेस्टिनी है कि उसने अपना ट्रेयर लेने जाना है, जिसको वो नहीं कर रहा। तो सेंटियागो सोचता है कि क्या मैं अपना डेस्टिनी अचीव करूं या मैं बैठा रहूं और यही सोचता रहूं कि अगर मैंने अपना डेस्टिनी अचीव कर लिया तो उसके बाद मैं क्या करूंगा। खैर, इसके बाद क्या होता है कि सेंटियागो उसको एक और एडवाइस करता है कि आप अपनी शॉप में क्रिस्टल सेल्स करने के साथ साथ टी भी सेल करना शुरू कर दें, और हम जो टी होगी वो इन्हीं क्रिस्टल्स के अंदर डाल कर देंगे, ताकि जब लोग ये क्रिस्टल्स के अंदर चाय पिएं तो वो और ज़्यादा क्रिस्टल्स की तरफ अट्रैक्ट हो और वो उनको ख़रीदना चाहें। मर्चेंट
ये बात भी नहीं मानता, बट उसको कन्विंस कर लेता है सेंटियागो, और उसके बाद वो लोग वहाँ पे टी भी सेल करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह क्या होता है कि बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मर्चेंट का, और 11 मंथ्स के अंदर ही उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे जमा हो जाते हैं सेंटियागो। अब सेंटियागो डिसाइड करता है कि मैं ये पैसे लेकर वापस जाता हूँ अपने सिटी और दोबारा से एज अ शेफर्ड अपनी लाइफ स्टार्ट कर देता हूँ। फिर वो जिस दिन जा रहा होता है, जिस दिन वो वापस आ रहा होता है, उस दिन अब उसने वहाँ पे ड्रेस भी, उसने अरेबिक ड्रेस पहनना शुरू कर दिया होता है, वो अच्छी अरेबिक भी बोलना सीख गया होता है। जब वो मर्चेंट से मिलकर निकल रहा होता है तो उसको बैठे बैठे उसको ख्याल आता है सारा बातों, उसने 1 साल मतलब 11 मंथ्स पहले जो वो मेल्चीजेडेक से मिला था, द किंग ऑफ सैलम से, और उसने जो जो बातें उसे कही थी, उसे वो सारी बातें याद आती हैं जैसे ही उसे वो स्टोन्स नज़र आते हैं दोबारा इतने टाइम बाद। और वो डिसाइड करता है कि नहीं, वो वापस नहीं जाएगा, वो आगे ही सफ़र करेगा डेजर्ट में और वो अपने डेस्टिनी को अचीव करेगा। अब क्या होता है कि वो जो हमारे पास नेक्स्ट सीन है उसमें एक इंग्लिशमैन दिखाया जाता है, और वो इंग्लिशमैन काफ़ी ज़्यादा बुक्स लेकर पढ़ रहा होता है अल्केमी के बारे में। और वो इंग्लिशमैन एक कारवान में होता है, जिस कारवान को ज्वाइन करने का सेंटियागो भी डिसाइड कर लेता है कि वो इसी कारवान के साथ जाएगा। और जो इंग्लिशमैन होता है वो जा रहा होता है एक एल्केमिस्ट को ढूंढने। एल्केमिस्ट वो जो गोल्ड को कन्वर्ट, जो किसी भी मेटल को, किसी भी एलिमेंट को कन्वर्ट कर पाए गोल्ड में, और जो जिसके पास एलिक्सिर ऑफ लाइफ हो। और उसको किसी ने बताया होता है कि जो अल्केमिस्ट है वो अल्फायूम में रहता है। अल्फायूम एक ओसेस है डेजर्ट के बीचों बीच, वहाँ पे वो अल्केमिस्ट रहता है, और वो 2 साल उसकी एज है, और वो किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर लेता है। अब इंग्लिशमैन वहाँ पे आराम से बैठे अपनी बुक्स पढ़ रहा होता है, उसको इर्द गिर्द क्या हो रहा है किसी चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वहाँ पे आता है, वहाँ पे सेंटियागो आता है, सेंटियागो से बात करता है। पहले तो वो उससे कोई इंटरेस्ट नहीं शो करता, लेकिन जब सेंटियागो के पास वो स्टोन्स देखता है किंग ऑफ सैलम के, तो वो बहुत वो हो जाता है कि किसी आम बंदे को नहीं पता होता इन स्टोन्स के बारे में, तो उसको कैसे पता है। तो खैर वो उस तरह थोड़ी बहुत बात वगैरह करते हैं, और वो सारा अल्केमिस्ट के बारे में सेंटियागो को बताता है। इसी टाइम पे एक और कैमल ड्राइवर होता है, वो सेंटियागो का फ्रेंड बन जाता है, और वो सेंटियागो को डेजर्ट के बारे में बताता है और कारवान के बारे में बताता है कि कैसे कैसे सब कुछ होता है, क्या क्या करना होता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब इस सारे सफ़र में क्या होता है कि जो सेंटियागो होता है वो तो सारी, मतलब उसने कारवान को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो डेजर्ट को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन जो इंग्लिशमैन होता है वो सिर्फ अपनी बुक्स के अंदर घुसा होता है। सेंटियागो के पास भी एक बुक होती है, लेकिन जब वो उसने जब एंडालुसिया छोड़ा था तो उस टाइम पे उसको मेल्चीजेडेक ने कहा था, एक स्टोरी छोटी सी सुनाई थी जिसका मॉरल ये था कि तुम जाना, तुमने अपना डेस्टिनी नहीं भूलना, कि तुमने उसको अचीव करना है, लेकिन जो इर्द गिर्द हो रहा होगा तुम उसको भी ऑब्जर्व करते रहना, कि वो चीज़ें भी तुम्हें बहुत कुछ सिखाएंगी। तो अब इसी तरह से जो होता है कैमल ड्राइवर से वो काफ़ी कुछ सीख रहा होता है डेजर्ट के बारे में। और फिर वो लोग अल्फायूम पहुंच जाते हैं। अब ये अल्फायूम पहुंचने से पहले ही क्या होता है कि रास्ते में इनको पता चल जाता है कि 2 ट्राइब्स के बीच में वॉर चल रही है, और वो लोग रास्ते में कोई भी नज़र आता है ना उसको मार देते हैं। तो ये लोग मतलब पूरे कारवान में ना इस वजह से काफ़ी ज़्यादा खौफ फैल जाता है, और ये लोग रात को आग भी नहीं जला पाते, आग को भी बंद कर दिया जाता है ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ से कारवान गुजर है। अब जब ये लोग अल्फायूम पहुँचते हैं तो वहाँ मतलब वो एक काफ़ी बड़ा ऑफिस था जिसके 300 वेल्स थे और 50,000 ट्रीज़ थी। ये पॉइंट याद रखना, ये MCQs में आ जाता। तो इसके बाद क्या हुआ, ये वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे जब सारे इन्होंने किया। अब ऑफिस में क्या था, एक रूल था कि यहाँ पे कोई किसी किस्म का वेपन नहीं रख सकता था अपने पास कोई। इस वजह से जितने भी किसी के पास वेपन्स थे वो सब उन्होंने दे दिए, और उन सबको एक जगह पे रख दिया गया बंद करके, क्योंकि ऑफिस के अंदर किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, वो एक न्यूट्रल प्लेस था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेंटियागो जो है, सेंटियागो को इंग्लिशमैन ने कहा कि आओ तुम मेरे साथ, मैंने अल्केमिस्ट को ढूंढना है, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। इसने मान लिया। वहाँ पे एक कुएं के पास लोग पहुँचे जहाँ पे कुछ औरतें थी, वो पानी भर रही थी। उधर ही इनके पास एक लड़की आई। लड़की को जब सेंटियागो ने फर्स्ट मोमेंट पे देखा तो उसको रियलाइज़ हुआ, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा ओमेंस रियलाइज़ हुआ, एंड ही फाइंड दैट ही गॉट फेल इन लव विद दैट गर्ल एट द वेरी फर्स्ट साइट।
फातिमा से इंग्लिशमैन पूछता है कि क्या उसने किसी ऐसे आदमी को देखा है जो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो या फिर जिसे बहुत ज़्यादा बातों के बारे में पता हो। तो आगे से फातिमा से कहती है हाँ एक ऐसा आदमी रहता है यहाँ, और वो उसको जगह बता देती है कि जहाँ पे वो रहता है, जहाँ वो दिखता है ज़्यादा। उसके बाद फातिमा वहाँ से चली जाती है और जो सेंटियागो होता है वो वापस आ जाता है, और जो इंग्लिशमैन होता है वो उस अल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए वापस चला जाता है। और फिर उसके नेक्स्ट डे आकर ही वो फातिमा को प्रपोज भी कर देता है और उससे पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी, और फातिमा उसको ये कहती है। साथ ही वो फातिमा को अपने डेस्टिनी के बारे में भी बताता है। तो फातिमा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें तुम्हारा डेस्टिनी अचीव करने से रोकूं, इस वजह से तुम जाओ, और जब तुम वापस आओगे अपने ट्रेयर तुम अपने डेस्टिनी को जब अचीव कर लोगे तब मैं तुमसे शादी कर लूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से रुको यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, रात का टाइम होता है, सेंटियागो इधर उधर ही घूम रहा होता है ऑफिस के अंदर ही, कि वो एक जगह पे बैठा हुआ आराम से फातिमा के बारे में सोच रहा होता है और सब कुछ इन चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। और उसी टाइम पर वो देखता है कि सामने एक उकाब उड़ रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और एक उकाब अचानक से दूसरे उकाब को मार देता है। और जो सेंटियागो होता है उसको ये चीज़ बिल्कुल ऐसे नज़र आती है जैसे एक आर्मी है और वो यहाँ आ रही है लोगों को मारने के लिए। अब सेंटियागो वहाँ से जल्दी से उठता है और आके जो उसका फ्रेंड होता है कैमल ड्राइवर, उसको ये बात बताता है। तो सेंटियागो को वो कहता है कि तुम्हें ये बात जो है बाकी सबको जाके ना जो ट्राइबल चीफ़ है उनको ये बात बतानी चाहिए। अब सेंटियागो ऐसे ही करता है, फ़ौरन वो जाता है और कहता है कि मैंने कुछ मैं कुछ बताना चाहता हूँ उस चीफ़ को। तो उसको चीफ़ के पास लाया जाता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीफ्स होते हैं, और उनको जब ये बात बताता है तो कोई भी बिलीव नहीं करता कि नहीं तुम कौन हो ना, मतलब कि एक हम लोग यहाँ पे हैं, हमें किसी को नहीं पता चला, तो तुम्हें कैसे इन ओमेंस का पता चल गया। अब वहाँ पे जो सबसे बड़ा उनका चीफ होता है वो बिलीव कर लेता है इस बात पे। वो कहता है ठीक है। वो कहता है कि कल सुबह से पहले ही जितने भी वेपन्स हैं यहाँ पे सबको दे दिए जाएंगे, और पूरा दिन लोग यहाँ की रखवाली करते रहेंगे वेपन्स के साथ। और डे के एंड पे अगर कोई इन्वेडर आया तो तुम्हें एक गोल्ड पीस दिया जाएगा 10 इन्वेडर्स के बदले, और अगर कोई भी ना आया रात ख़त्म होने पे तो जो वेपन्स हमने निकाले होंगे वो तुम्हारे ऊपर ही यूज़ किए जाएंगे। अब एक तरफ तो उसको ये कह दिया गया कि उसको इतने पैसे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ उसको ये कह दिया कि अगर कोई नहीं आया जाएगा तो उसी को मार दिया जाएगा। वो ये बात करके आ जाता है बाहर। अब जब बाहर वो आता है तो थोड़ी दूर ही चलता है कि उसके एकदम से जो सारी डस्ट होती है ना वहाँ पे डेजर्ट में, वो उड़ना शुरू हो जाती है, तेज़ हवा चलती है, और नेक्स्ट मोमेंट उसके सामने एक घोड़ा होता है बड़ा सा, और उस घोड़े के ऊपर एक बंदा बैठा होता है जिसने ब्लैक कपड़े से अपने आप को कवर किया होता है। उसके एक कंधे पे फैल्कन बैठा होता है और दूसरे हाथ में उसके एक बड़ी सी सॉर्ड होती है। वो सॉर्ड को इसके पास लाता है, इसके ऊपर लाता है, और इससे पूछता है कि मुझे बताओ किसने उकाबों का ओमेंस था उसको किसने रीड किया है। तो ये थोड़ा सा वो होता है, लेकिन ये शो नहीं कर, मतलब इतना नहीं होता, बिल्कुल माइनर से उसको थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर ये कहता है कि मैंने बताया है ना, मैंने रीड किया उन ओमेंस को। तो ये सुनकर जो वो बंदा होता है वो अपनी सॉर्ड पीछे कर लेता है, और उसके बाद वो इसको कहता है, उसको जगह बताता है कि तुम मेरे से कल आके वहाँ पे मिलना। और ये कहकर वो जो बंदा होता है वहाँ से चला जाता है। और इस टाइम पे उसके जाने के बाद सेंटियागो को पता चलता है कि जो अभी ये बंदा आया था वो अल्केमिस्ट था। उसके बाद जैसे कि इसने बताया होता है कि हमला होगा, वैसे ही होता है। 500 मैन आते हैं हमला करने के लिए ऑसिस के ऊपर, लेकिन क्योंकि ये लोग पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, इन्होंने औरतों और बच्चों को एक सेफ़ प्लेस पे पहुंचा दिया होता है, और इनके पास वेपन्स भी होते हैं, तो इन 500 को मार देते हैं। और जो सिर्फ एक बंदा बचता है वो ट्राइब का जो होता है वो चीफ़ होता है, उसको पकड़ के लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि उसने ऐसे क्यों किया है। तो वो बताता है कि वो जो था उनके पास रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके थे, उनको खाना और पानी चाहिए था, और उनके पास जगह भी नहीं थी, तो इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑसिस पे ही हमला करेंगे। तो क्योंकि उसने ट्रेडिशन ब्रेक किया होता है तो उसको भी मार दिया जाता है। उसके बाद जो चीफ़ होता है वो बुलाता है सेंटियागो को, उसको 50 गोल्ड पीसेस देता है और उसको ऑफ़र करता है कि वो ऑसिस का काउंसलर बन जाए। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे जो सेंटियागो होता है वो अल्केमिस्ट से मिलने जाता है, उसके पास जाता है,
और उससे उससे जाके मिलता है और उसको बताता है कि इंग्लिशमैन तुम्हें ढूंढ रहा था, वो तुमसे मिलना चाहता था, क्योंकि इंग्लिशमैन को पहले ही अल्केमिस्ट ने मिलकर उसे भेज दिया होता है कि जाओ तुम खुद ट्राई करो उसको बनाने में। आगे से अल्केमिस्ट उसको बताता है कि मुझे भी ओमेंस ने बता दिया था कि मेरे लिए कोई बंदा आ रहा है और वो इंग्लिशमैन नहीं है, वो तुम थे। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनी तक लेकर जाऊंगा, पिरामिड्स तक, और तुम अपना ट्रेजर ले लेना। मेरा अब ये काम है कि मैं तुम्हारा डेस्टिनी अचीव करने में हेल्प करूं। उसके बाद ये कहता है, सबसे पहले तो उसको कहता है कि तुम अपना जो कैमल है उसको सेल करो और तुम ना एक अपने लिए एक घोड़ा ख़रीद लो। और उसके बाद वो उसको कहता है कि फिर हम लोग जाएंगे सबसे पहले डेजर्ट में। नेक्स्ट डे ये लोग वैसे ही एक घोड़ा ले आता है अपने लिए, ये लोग डेजर्ट में जाते हैं। डेजर्ट में जाके अल्केमिस्ट इसको कहता है कि अगर तुम वाकई में अपना ट्रेजर फाइंड करना चाहते हो तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें पता हो तुमने डेजर्ट में लाइफ कैसे फाइंड करनी है, तुम्हें डेजर्ट में लाइफ फाइंड करनी आती है या नहीं। तो वो उसको कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और मुझे इस डेजर्ट में लाइफ ढूंढ के दिखाओ। अब ये दोनों अपने घोड़ों पे चलते रहते हैं। एक जगह पे जाकर जो सेंटियागो होता है उसका घोड़ा, वो अपना घोड़ा रोक लेता है और वो उसको कहता है कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे लाइफ मुझे फील हो रही है। और ऐसे ही होता है, जो अल्केमिस्ट होता है वो उतरता है और वहाँ पे उसको एक सांप मिलता है और इस तरह से वो कहता है सेंटियागो कि अब तुम रेडी हो अपना आगे का जर्नी करने के लिए। और वो लोग वहाँ से वापस आते हैं और आखिरी दफ़ा जाता है सेंटियागो फ़ातिमा से मिलने के लिए। फ़ातिमा को जाकर वो बताता है कि वो अब जा रहा है और फ़ातिमा भी उसे गुड लक विश करती है और उसे कहती है कि वो उसके लिए वेट करेगी। उसके बाद क्या होता है कि अल्केमिस्ट जो होता है वो सेंटियागो को लेकर वहाँ से निकल जाता है ओसिस से, और वो लोग अपना जो ट्रैवल होता है डेजर्ट में वो स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा सेंटियागो को वो चीज़ें बताता है अल्केमिस्ट, अल्केमी के बारे में भी और डेजर्ट के बारे में भी। वो उसको बताता है कि अगर वो उसको सिर्फ अपने दिल की बात सुननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर वो अपनी दिल की बात सुनता है तो उसको उसका ट्रेजर बहुत जल्दी मिल जाएगा। हर इंसान का जो हार्ट होता है वो एक ट्रेजर चाहता है, जो जो उसका डेस्टिनी होता है वो उसको पाना चाहता है, और इसी में दिल की खुशी होती है। अब वो इस तरह की बातें सेंटियागो को बताता रहता है और इसी में क्या होता है कि जब इनके सिर्फ 2 दिन का और ट्रैवलिंग रह जाती है पिरामिड्स तक, तो 2 लोग आते हैं, इनको रोकते हैं। वो ट्राइब्समैन होते हैं, उनको लगता है कि कोई जासूस वगैरह हैं। वो आते हैं, इनको रोकते हैं और इनको पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। अब वहाँ पे जाकर क्या होता है, इसको जितना भी गोल्ड मिला होता है, सबसे पहले तो सेंटियागो को जितना भी गोल्ड मिला होता है चीफ से, ट्राइब्समैन से, वो अल्केमिस्ट इससे लेकर उनको दे देता है कि ये आप ले लें और हम लोगों को जाने दें। वो लोग फिर भी नहीं जाने देते, कहते हैं कि अगर तुम कोई जासूस वगैरह हुए या हमारी खबर जाके दूसरे ट्राइब को दोगे तो हम क्या करेंगे। आगे से अल्केमिस्ट उनको बताता है कि ये जो मेरे साथ लड़का है ये अपने आप को हवा में बदल सकता है, और ये हवा में बदल के आपका पूरा जो कारवान है उसको उड़ा सकता है। तो अगर ये इस तरह से कर सकते हैं। तो चीफ आगे से कहता है कि अगर इसने ऐसा किया, अगर इसने हमें दिखा दिया अपने आप को विंड में बदल के, तो हम तुम लोगों को जाने देंगे, वरना 3 दिन के बाद हम तुम लोगों को मार देंगे। अब इन 3 दिन में क्या होता है कि अल्केमिस्ट तो बिल्कुल रिलैक्स रहता है, लेकिन सेंटियागो को बड़ी टेंशन पड़ी होती है कि वो खुद को कैसे हवा में बदलेगा, और वो बार बार अल्केमिस्ट से पूछता भी है कि मैं ऐसे कैसा करूँगा ना। अल्केमिस्ट कहता है कि मुझे खुद को हवा में बदलना आता है, मैं खुद को हवा में बदल के, अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं तो खुद को हवा में बदल के छूट जाऊंगा, लेकिन तुम्हें ये लोग मार देंगे। अब सेंटियागो को यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन पड़ी होती है, और फिर फाइनली जो पॉइंटेड डे आता है, ये कोशिश भी करता है सीखने की, लेकिन इससे नहीं हो पाता। अब जो फाइनली जो पॉइंटेड डे आता है उसमें क्या करता है ये क्योंकि इतना तो ये अपने ट्रैवल में जान चुका होता है कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कि इस दुनिया की हर चीज़ बोलती है, और वो यूनिवर्सल लैंग्वेज सीख चुका होता है अपनी अब तक के जर्नी में। अब इसको इसको कारवान से थोड़ी दूर एक जगह खड़ा कर दिया जाता है। ये वहाँ पे खड़ा होता है और दूर से इसको सारे लोग देख रहे होते हैं। वहाँ पे ये क्या करता है, सबसे पहले विंड से बात करना शुरू करता है, विंड से बात करता है। उसके बाद ये डेजर्ट से बात करता है, सबसे पहले ये डेजर्ट से बात करना शुरू करता है, फिर ये विंड से बात करता है। वो दोनों इसको हेल्प नहीं कर पाती। फिर ये डायरेक्टली सन से बात करता है,
और इतनी देर में क्या होता है कि जब ये सन से बात कर रहा होता है तो विंड जो होती है वो एक रास्ता बना देती है इसके और सन तक के, ताकि ये सन को देख पाए बगैर आंखें बंद किए। तो इस रास्ता बनाने बनाने में इतने ज़ोर से हवा चलती है डेजर्ट के अंदर, ज़ोर की, कि जितने भी ट्राइब्समैन होते हैं वो डर जाते हैं। वो सारे यही समझते हैं कि उसने अपने आप को विंड में कन्वर्ट कर लिया है, और वो फ़ौरन इसे इसे बुला लेते हैं वापस। उसके बाद क्या होता है कि ये वो लोग तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, जो अल्केमिस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस और खुश हो जाता है सेंटियागो से, और उसके बाद वो लोग इसको जाने देते हैं। अब पिरामिड से पहले एक मोनेस्ट्री होती है, वहाँ ये लोग पहुँचते हैं। मोनेस्ट्री में पहुँच के जो अल्केमिस्ट होता है वो एक गोल्ड के पीस वो एक गोल्ड का पीस बनाता है, और उस गोल्ड के पीस के वो 4 हिस्से करता है। एक हिस्सा वो अपने पास रखता है, एक हिस्सा वो सेंटियागो को देता है, एक जो मोनेस्ट्री में बंदा होता है उसका, वहाँ का जो केयर टेकर होता है वो उसको देता है, और एक और दूसरा जो आखिरी पीस होता है वो भी उसी को दे देता है कि ये अगर सेंटियागो वापस आया तुम्हारे पास तो उसको दे देना। सेंटियागो आगे से कहता है मैं तो पिरामिड्स पहुँचने वाला हूँ, और वहाँ पहुँच के मेरे पास तो मुझे मेरा ट्रेयर मिल जाएगा, तो मुझे इस गोल्ड पीस की क्या ज़रूरत है। तो आगे से उसको वो बताता है कि तुमसे ऑलरेडी पहले 2 दफ़ा तुम्हारा गोल्ड छीना जा चुका है, तो ये थर्ड के लिए कि अगर तुमसे दोबारा जो अभी मैंने तुम्हें दिया है ये तुमसे कहीं चला गया तो तुम्हें दोबारा वापस जाने के लिए ज़रूरत होगा, तुम आके उससे ले लेना। सेंटियागो कहता है ठीक है। अब यहाँ से अल्केमिस्ट का सीन ख़त्म हो जाता है और सेंटियागो पिरामिड्स पहुँच जाता है। अब वो जो पिरामिड्स पहुँचता है ना, पिरामिड से पहले पहुंचने से पहले उसको बताता है अल्केमिस्ट कि जहाँ तुम्हारे आंसू गिरे वहाँ पे तुम्हारा ख़जाना होगा, तो तुम उसको ले लेना। अब सेंटियागो जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है और वो फर्स्ट उसकी नज़र पड़ती है पिरामिड्स के ऊपर, तो उसको एकदम से आंसू आ जाते हैं कि फाइनली उसने अपना ट्रेयर है वहाँ तक वो पहुँच गया। अब उसके आंसू उसके गिरते हैं तो उसको एकदम से बात याद आती है कि अल्केमिस्ट ने कहा था जहाँ आंसू गिरे वहीं ख़जाना होगा। वो वहाँ पे खोदना शुरू कर देता है। रात हो जाती है, शाम हो जाती है, खोदता रहता है, लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा होता। इतनी देर में क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं वहाँ पे, उसको पकड़ लेते हैं, उसे पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो। वो भी ट्राइब्समैन होते हैं। उससे उससे सबसे पहले तो उसके पास जो गोल्ड पीस होता है जो उसको अल्केमिस्ट ने दिया होता है वो ले लेते हैं उससे वापस, और फिर उसके बाद वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। वो बताता है कि मैं यहाँ पे ट्रेयर के लिए ना खोद रहा था। वो उसको मारते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं। तो वो फिर भी यही बोलता रहता है कि मैं यहाँ पे ख़जाना ढूंढ रहा था, और फिर इतनी देर मार खाने के बाद जब वो नहीं कुछ देता तो उनको यकीन आ जाता है कि इसके पास और कुछ भी नहीं है, और वो फिर हंसते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों खो, तुम्हें किसने कहा है कि यहाँ पे ट्रेयर है। तो फिर जो सेंटियागो होता है वो उनको बताता है कि ऐसे मुझे ख्वाब आया था, तो मैं इस वजह से सारा डेजर्ट ट्रैवल करके यहाँ तक आया हूँ अपना ट्रेयर लेने के लिए, और मुझे यही लगा था कि ये इसी जगह पे होगा। तो क्या होता है, उन ट्राइब्समैन में से जो एक बंदा होता है वो हंसना शुरू हो जाता है। वो कहता है मुझे भी काफ़ी सालों पहले एक ख्वाब आया था कि स्पेन के किसी सिटी में एक पुरानी सी चर्च है और वहाँ पे एक सिकामोर ट्री है, उसकी जड़ों के अंदर एक ख़जाने का डब्बा है, तो वो तुम जाके लो, वो तुम्हारे लिए है, तो मतलब तुम्हें मिल जाएगा। तो अभी वो ये बंदा बोलता है और वो हंसता हुआ चला जाता है कि ख्वाबों पे कौन यकीन करता है, ऐसा भी होता है क्या। और सेंटियागोस की ये बात सुन के बस हल्की सी उसके फेस पे हंसी आती है। वो लोग ट्राइब्समैन उसको छोड़ के चले जाते हैं, और सेंटियागो को पता होता है कि उसका ट्रेयर कहाँ पे है। फिर एंड में एक छोटा सा एपिलॉग है जिसमें सिकामोर ट्री के अंदर ये खोद रहा होता है सेंटियागो, और सेंटियागो को फाइनली उसका ट्रेयर मिल जाता है। और फिर वो सोचता है कि उसका ट्रेयर यहाँ पे मिल सकता था, लेकिन जो उसका इतना ज़्यादा जर्नी था, अगर वो ना करता तो वो कभी भी एक अल्केमिस्ट ना बनता। और फिर एंड पे वो डिसाइड यही सोच रहा होता है कि अब उसने वापस जाना है और उसने वापस जाके फ़ातिमा से मिलना है, और उससे पहले जाने से पहले उसने जाके उस जिप्सी को उसका इस ट्रेयर का 10th हिस्सा भी देना है। और इसी के साथ हमारी स्टोरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब हम कर लेते हैं इसके करेक्टर्स। सबसे पहला करेक्टर मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, सेंटियागो। सेंटियागो एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा करेक्टर होता है स्टार्ट में, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं थ्रू आउट द स्टोरी, और स्टोरी के एंड तक ये एक पूरा अल्केमिस्ट बन चुका होता है खुद। और सेंटियागो के करेक्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है
कि सैंटियागो अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है और वो अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों से बहुत ज़्यादा सीखता है। अब उसको मेल्कीसेडेक ने जो जो बातें बोली होती हैं, जैसे ये कि उसने सिर्फ अपने डेस्टिनी को नहीं याद रखना, बल्कि उसके डेस्टिनी के रास्ते में जो जो चीज़ आएगी उसने उस चीज़ को भी अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और ये जो चीज़ों की ऑब्जर्विंग होती है, यही इसके कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाती है। अब हम देखते हैं कि जो बिगनिंग होती है जैसे स्टोरी में, वो सिर्फ चाहता है कि वो बस घूमता रहे और अपनी शीप्स को देखता रहे, और उसको ये भी लग रहा होता है कि उसको जो वूल मर्चेंट की बेटी होती है वो उसके बारे में भी सोच रहा होता है, लेकिन वो कोई भी चीज़ उसका एक्चुअल डेस्टिनी नहीं होती। फिर उसको एक ओल्ड मैन मिलता है, स्ट्रेंज सा, मेल्कीसेडेक, जिससे पहले तो वो उस पर बिलीव नहीं करता, लेकिन बाद में जब वो उसको उसके बारे में कुछ बातें बताते हैं तो उस पर बिलीव कर लेता है, और उसके वर्ड्स उसको इतने ज़्यादा इंस्पायर करते हैं कि फिर वो कोशिश करता है, और 11 मंथ्स बाद भी जब वो मर्चेंट शॉप पे होता है, उसको तब भी वो वर्ड्स जब याद आते हैं तो वो उसको इंस्पायर करते हैं। और जब इसका ट्रू लव फातिमा मिल जाती है, तब भी ये फातिमा के साथ रुकता नहीं है वहाँ पे ऑफिस में, बल्कि ये किसी तरह जो है जाता है, अपना ट्रेयर फाइंड करता है। अब यहाँ पे बताया कि इसके करेक्टर्स में कुछ फॉल्ट तो है, जैसे ये एल्केमिस्ट के साथ जब होता है, कुछ मोमेंट्स पे ये डिसाइड कर लेता है कि बस अब तो मैं काउंसलर बन चुका हूँ ऑफिस का, मुझे ट्रेयर की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ, अपना ट्रेयर छोड़ देता हूँ, मैं फातिमा से शादी कर लेता हूँ। अब ये इसके करेक्टर में फॉल्ट था, लेकिन इसको फॉल्ट एक दूसरा करेक्टर उसको फुलफ़िल कर रहा है, जो कि एल्केमिस्ट था। वो उसको बताता है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं करो, तुम इस तरह से खुश नहीं रहोगे। और बस इसके करेक्टर पे यही जो मेन बातें थी। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास आता है एक बहुत ही माइनर सा करेक्टर, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर, जो है द जिप्सी विमेन। जिप्सी विमेन जब सैंटियागो से मिलता है तो उससे डरता है, वो उसको बहुत मिस्टीरियस लगती है, क्योंकि इसने बचपन से कहानियाँ सुनी होती हैं कि जो जिप्सीज होते हैं ये बच्चों को उठा के ले जाते हैं, तो वो बचपन का थोड़ा सा उसमें खौफ आया होता है सैंटियागो के अंदर। बट जब भी उसको ड्रीम बताता है और जिप्सी वुमन कहती है कि मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए, तो मुझे अपने ट्रेयर में से 10th हिस्सा दे देना। सैंटियागो से पूछता है कि अगर मुझे मेरा ट्रेयर मिला ही ना तो तुम क्या करोगी? तो आगे से जिप्सी वुमन कहती है तो फिर मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी मेरे काम की, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये हमेशा होता। तो यहाँ पे सैंटियागो के अंदर एक फीलिंग आती है, जो कि बाद में इसको वो बताता है मेल्कीसेडेक, कि तुम कभी भी उस चीज़ का प्रॉमिस पहले मत करो जो तुम्हारे पास है ही नहीं, क्योंकि अगर आप उस चीज़ के लिए पहले से ही वादा कर लेते हो कि आधी मैं तुम्हें दे दूंगा या इतनी मैं तुम्हें दे दूंगा, तो आपके अंदर जो एक मोटिवेशन होता है ना किसी चीज़ को हासिल करने का, वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास ओल्ड किंग का, जो कि एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेक्टर है। अब इसने अपना क्या पर्पस बताया होता है कि जहाँ कहीं किसी को भी कोई भी मोटिवेशन चाहिए होती है अपने डेस्टिनी को अचीव करने के लिए, वहाँ ये पहुँच जाता है। अब ओल्ड किंग बताता है इसको सैंटियागो को कि इसके पास आने से पहले ये एक दफ़ा एक बंदे के पास गया था, जो बंदा काफ़ी सालों से माइनिंग कर रहा था और वो गोल्ड की सर्च में था, लेकिन डायमंड्स की सर्च में, सॉरी एमराल्ड की, लेकिन उसको एमराल्ड्स नहीं मिल रहे होते। तो क्या था कि जब उसके बिल्कुल सामने एमराल्ड पड़ा हुआ था, तब उसने गिव अप कर दिया, और मैं फ़ौरन वहाँ पे पहुँच गया एक स्टोन की शक्ल में, और मैंने उस बंदे को हिट किया, और उसने जैसे ही मुझे पीछे किया तो उसकी नज़र उस एमराल्ड पे पड़ गई, और उस तरह उसको उसका डेस्टिनी मिल गया। और इसका ओल्ड किंग का करेक्टर ना थोड़ा सा प्राउड भी होता, कि एंड पे जब ये देख लेता है कि सैंटियागो उसकी वजह से अपने डेस्टिनी को अचीव करने के लिए जा चुके हैं, तो थोड़ा सा प्राउड फील करता है, और साथ ना आसमान की तरफ देखते हुए पूछता है कि मैं लोगों को इतनी हेल्प करता हूँ, मैं बूढ़ा बादशाह हूँ, क्या मुझे हक नहीं है थोड़ा सा प्राउड फील करने का? और यही है बस इसके करेक्टर की मेन बातें। ओल्ड किंग के बाद करेक्टर आता है द क्रिस्टल मर्चेंट का। अब ये जो बंदा होता है ना, इसका भी एक डेस्टिनी होता है कि इसने मक्का जाना है पिलग्रिमेज पे, लेकिन ये इस डेस्टिनी को अचीव करते हुए डर रहा होता है कि अगर इसने ये डेस्टिनी अचीव कर लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद इसके पास लाइफ का कोई पर्पस ही ना रहे और ये अपनी लाइफ को बिल्कुल एमलेस ज्यूम करे। तो यहाँ पे भी एक बहुत ज़्यादा एक पर्पस था इस बात का भी,
कि जो भी बंदा होता है उस हर बंदे की लाइफ में एक पर्पस होता है और किसी की भी लाइफ एमलेस नहीं होती। अब यहाँ पे मर्चेंट का भी कोई और एम आ सकता था उसकी लाइफ में, बट उसने यही सोचा था कि अगर उसने अचीव कर लिया तो उसके पास कोई एम नहीं रहेगा, और जो एमलेस लाइफ होती है वो कुछ भी नहीं होती। और इसने भी काफ़ी ज़्यादा बातें बताई होती हैं सेंटियागो को जो कि हेल्प करती हैं उसे उसके जर्नी में। उसके बाद सेंटियागो के बाद सबसे मेन करेक्टर जो है वो है द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट एक 200 ईयर ओल्ड बंदा होता है जिसके पास मास्टर वर्क होता है। मास्टर वर्क क्या था स्टोरी में बताया गया, मास्टर वर्क था किसी भी एलिमेंट को दो चीज़ों में कन्वर्ट करना, एक एलेक्सर ऑफ लाइफ और दूसरा गोल्ड। अब ये जो एल्केमिस्ट होता है इसने इस बुक की जो कुछ बातें बहुत ज़्यादा विजडम वाली बातें वो एल्केमिस्ट ने ही कही हैं इस बुक के अंदर। और ये एल्केमिस्ट ही होता है जो कि सेंटियागो को डेवलप करता है, उसकी पर्सनालिटी को चेंज करता है बहुत ज़्यादा, उसको इन्फ्लुएंस करता है, इंस्पायर करता है। उसके बाद करेक्टर आता है फातिमा का। फातिमा भी एक माइनर करेक्टर है लेकिन सेंटियागो के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फातिमा भी सेंटियागो से काफ़ी कुछ सीखती है और फातिमा को शुरू से बचपन से ये पता होता है कि जो उसकी लाइफ है वो इतनी आसान नहीं, क्योंकि किसी भी बंदे की लाइफ इतनी सिंपल इतनी इजी नहीं होती। और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती होती कि जो सेंटियागो है और उसके ट्रेयर के उसके डेस्टिनी के बीच में ये कोई हर्डल रहे। ये हमें स्टोरी में ये बात बताती है कि जो लव होता है वो हर्डल नहीं होता, बल्कि वो किसी बंदे को प्रमोट करता है और ज़्यादा आगे बढ़ने में और ज़्यादा चीज़ें अचीव करने में। फातिमा के बाद एक करेक्टर द इंग्लिशमैन का करेक्टर, ये बंदा जो होता है इसके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, बट इसका जो ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि ये सिर्फ उस नॉलेज को ही देख रहा होता है, ये सिर्फ अपने डेस्टिनी के ऊपर फोकस कर रहा होता है। ये डेस्टिनी के बीच में जो सफ़र होता है, जो सफ़र किसी बंदे को डेवलप करता है उसकी पर्सनालिटी को, ये उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता। इसका एम होता है कि बस इसको एलेक्सर ऑफ लाइफ मिल जाए और इसको गोल्ड मिल जाए, बट वो लेने के लिए इसको पहले खुद गोल्ड बनना पड़ेगा, पहले इसको खुद इतना कैपेबल होना पड़ेगा, ये उस चीज़ के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहा होता। और एंड में एक करेक्टर जिसे कह सकते हैं कि माइनर करेक्टर है लेकिन इसका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है सेंटियागो पे, कैमल ड्राइवर को नहीं पता होता लेकिन वो एक टीचर होता है जो काफ़ी कुछ सिखाता है सेंटियागो को, और वो सेंटियागो को ओमेंस को रीड करने के बाद उनको मानने पे, उनकी बातों को मानने पे भी हेल्प करता है, उसको मोटिवेट करता है इस चीज़ के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थीम्स ऑफ द नॉवल। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थीम था ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। वो एक ड्रीम ही देखता है और फिर सेंटियागो और फिर उसके लिए एस्पायर हो जाता है। इसमें मतलब इसे हम देखते हैं कि जब तक कोई बंदा कोई ड्रीम नहीं देखेगा तो उसमें एस्पिरेशंस कहाँ से आएंगी, जब तक आप ख्वाब देखोगे नहीं तो आप उसको पूरा कैसे करोगे। तो किसी भी बंदे की एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए ड्रीम्स और एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है फेट। अब इसमें जो ट्रेयर होता है वो सेंटियागो का फेट होता है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फेट के साथ साथ उसको खुद स्ट्राइव भी करना पड़ता है। जब तक बंदा खुद कोशिश नहीं करेगा तब तक उसको उसका फेट भी नहीं मिलता। नेक्स्ट थीम है लव। अब यहाँ पे लव को इस तरह से दिखाया है कि लव एक बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ दिखाई है इस नॉवल में, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि आपको बाउंड कर दे, आपको कन्फाइन कर दे, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप अपनी खुद की पर्सनल लाइफ नहीं जी सकते, ऐसा नहीं होता। जो लव होता है वो आपको एक्चुअल में मोटिवेट करता है अपनी खुद के डेस्टिनी के लिए। नेक्स्ट थीम है यूनिटी ऑफ स्पिरिट, कि एक स्पिरिट्स पे तो हर रिलीजन बिलीव करता है कि एक सोल होती है, सोल ऑफ द अर्थ होती है, और हर चीज़ जो होती है वो एक दूसरी चीज़ से जुड़ी होती है। तो इस नॉवल की थीम्स में एक यूनिटी ऑफ स्पिरिट भी है जो कि आपको हेल्प करती है अपनी ड्रीम्स और अपने एस्पिरेशंस को देखने में। नेक्स्ट है सेल्फ डिस्कवरी। अब जैसे उन्होंने कहा कि आप ट्रेयर अपना फाइंड करो, अपना डेस्टिनी फाइंड करो, लेकिन सिर्फ डेस्टिनी एम नहीं होना चाहिए, मेन एम सेल्फ डिस्कवरी होना चाहिए। आप खुद को भी डिस्कवर करो, सिर्फ वर्ल्ड को मत डिस्कवर करो, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद ही को डिस्कवर करते रहो और वर्ल्ड को मत डिस्कवर करो। सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। यूनिटी ऑफ स्पिरिट भी यही है कि सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब आप वर्ल्ड को डिस्कवर करना शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को खुद को भी डिस्कवर कर रहे होते हो। नेक्स्ट थीम है विजडम एंड नॉलेज, क्योंकि इस नावल में बहुत ज़्यादा विजडम की बातें हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें नॉलेज देती हैं और बताती हैं कि इन चीज़ों का कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लाइफ में।
एक बहुत ही माइनर सी थीम सेल्फिशनेस के, जो सेंटियागो होता है और कुछ करेक्टर्स थोड़े सेल्फिश भी हो जाते हैं। अब यहाँ फातिमा बिल्कुल सेल्फिश नहीं होती, वो कहती है तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम जाओ अपना डेस्टिनी अचीव करो। लेकिन जो सेंटियागो होता है वो हाँ थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है कि मेरा डेस्टिनी है, वो अपनी फैमिली को भी छोड़ देता है, तो ये उसमें थोड़ी सी सेल्फिशनेस होती है। इनफैक्ट हर एक बंदे में सेल्फिशनेस होती है। अगर मतलब अगर कोई किसी को खुश भी करता है ना, तो वो तो इस वजह से खुश करता है कि उसको खुश करके आपको खुद को खुशी मिल रही होती है। अगर वो खुशी ना हो ना, ये भी एक तरह की सेल्फिशनेस है कि कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, जो कुछ करता है वो अपने लिए कर रहा होता है। और लास्ट इसकी थीम है रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन स्टार्ट में जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है वहाँ बताया जाता है कि सेंटियागो रिलीजन को सीख रहा था। अब यहाँ पे बताया कि रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ रिलीजन को स्टडी करते रहो, बाकी वर्ल्ड को आप नज़रअंदाज कर दो, तो बाकी वर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, बट आई होप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपने एंड तक देखी है तो थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।